हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th इंग्लिश यूपी बोर्ड 2023 के एग्ज़ाम के लिए स्टैंजा, जो कि पोइट्री में पूछा जाता है। पोइट्री पोर्शन से जितने भी स्टैंजा पोएम से बन सकते हैं, आज हम उन सभी के बारे में जानेंगे। तो जो पहली पोएम है माई मदर एट 66, वहाँ से जैसे स्टैंजा पहला है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम से लेकर के एज ओल्ड एज सी लुक्ड। दोस्तों, जब आप स्टैंजा सॉल्व करें, अभी जब हम पढ़ रहे हैं, तो आप पोएम को अपने पास में ओपन करके रखें बुक में, ताकि वहाँ से इसके क्वेश्चन आंसर आप रिलेट कर पाएँ, क्योंकि पोएम लिखना यहाँ पर इम्पॉसिबल है। इसीलिए केवल स्टैंजा को डॉट डॉट में उन्हें दिखाया गया है। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन बन सकता है वेयर वाज द पोएटेस ड्राइविंग टू। पोएटेस कहाँ जा रही थी? हु वाज सिटिंग बिसाइड हर। कौन उनके पास में बैठा था? तो द पोएटेस वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचीन एयरपोर्ट। पोएटेस जा रही थी अपनी माता के घर से कोचीन एयरपोर्ट के लिए, और हर मदर वाज सिटिंग बिसाइड हर। उनकी माता जी उनके पास में बैठी हुई थी। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोएटेस नोटिस अबाउट हर मदर। पोएटेस ने क्या नोटिस किया अपनी माता के बारे में? शी नोटिस्ड डैट हर मदर वाज डोजिंग। उन्होंने नोटिस किया कि उनकी माता झपकी ले रही हैं विद हर माउथ ओपन, और उनका मुंह क्या है? खुला हुआ है। थर्ड है वाई वाज हर मदर्स फेस लुक्ड लाइक डेट ऑफ कॉप्स। उनकी माता का शरीर या सॉरी उनकी माता का चेहरा क्यों दिखता है लाइक डेट ऑफ अ कॉप्स, एक मृत शरीर के जैसे क्यों दिखाई देता है? तो कह सकते हैं हर मदर फेस, उनकी माता का चेहरा दिखता है पेल, पीला, फेडेड, मुरझाया हुआ, एंड लाइफलेस और निर्जीव, लाइक अ डेड बॉडी, एक मृत शरीर के जैसे। बिकॉज क्योंकि सी हैड ग्रोन ओल्ड, अब माता जी क्या हो चुकी हैं? बूढ़ी हो गई हैं। फिर एक स्टेंजा से क्वेश्चंस पूछता है मीनिंग का, कि फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। पैसेज से उस मीनिंग को उस वर्ड को सिलेक्ट करिए जिसका मीनिंग हो स्लीप लाइट। स्लीप लाइट का मीनिंग देने वाला वर्ड कौन सा है स्टेंजा में? तो डोज। डोज का मतलब होता है नैप या शॉर्ट स्लीप या स्लीप लाइट। क्लियर? हल्का सोना, इसको डोज बोलते हैं। डेड बॉडी के लिए वर्ड आया है स्टेंजा में कॉप्स। क्या आया है? कॉप्स। फिर तीसरा दिया गया फेल्ट। फेल्ट के लिए दिया गया इसमें रियलाइज्ड। क्या दिया गया? रियलाइज्ड। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द लाइन अशन लाइक डेट ऑफ अ कॉप्स। तो इस लाइन में कौन सी पोएटिक डिवाइस है? तो यहाँ पर देखिए कंपैरिजन वर्ड का यूज़ किया गया लाइक। सो वी कैन से डेट द पोएटिक डिवाइस इज सिमिली। कि जो फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइस है वो क्या है? सिमिली है। तो आंसर हो जाएगा सिमिली। 6 नंबर पर है व्हाट पेन डिड द पोएटेस एक्सपीरियंस। पोएट ने कौन से पेन को एक्सपीरियंस या अनुभव किया है? तो सी फेल्ट, उन्होंने महसूस किया कि इट पेनफुल, ये बहुत पेनफुल हो जाता है टू विटनेस, देख पाना, हर एजिंग मदर, अपनी बूढ़ी माँ को। फिर है हाउ वाज द फेस ऑफ द पोएट्स मदर लुकिंग लाइक। पोएटिस की मदर का चेहरा किसके जैसे दिखता है? तो द फेस ऑफ पोएटिस मदर वाज लुकिंग लाइक अ कॉप्स, एक मृत शरीर के जैसे दिखता है। ये हुआ पहला स्टेंजा। अब हम पढ़ेंगे इसमें रिलेटेड दूसरा स्टेंजा। दूसरा स्टेंजा है कि एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज से लेकर के फेमिलियर एक तक, इसी पोएम से है। तो इसमें हम कह सकते हैं पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड द पोएटेस लुक एट हर मदर अगेन। पोएटेस क्यों देखती हैं अपनी माता को दोबारा? तो पोएटेस लुक्ड एट हर मदर अगेन, पोएटेस देखती है अपनी माता को दोबारा बिकॉज क्योंकि ऑफ हर फीलिंग ऑफ अनेक्साइटी, अपनी भावना की वजह से। किस चीज़ की भावना? अनेक्साइटी, चिंता, एंड इनसिक्योरिटी, वो माता को इनसिक्योर महसूस करती है, इसीलिए वो दोबारा अपनी माता को देखती है। फिर है व्हाट डिड सी ऑब्जर्व, वो क्या ऑब्जर्व करती है? तो सी ऑब्जर्व हर मदर्स पेल अनहेल्दी अपीयरेंस, अपनी माता का वो पीला दिखने वाला चेहरा, जो कि स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, ऐसा वो ऑब्जर्व करती है। ठीक है ना? थर्ड है विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द लाइन। इस लाइन में कौन सी पोएटिक डिवाइस है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कि लुक्ड एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, वो देखती है जो यंग ट्रीज हैं वो स्प्रिंटिंग, दौड़ रहे हैं। दौड़ने का काम मानव करेगा, लेकिन यहाँ ट्रीज कर रहा है, तो इसको पर्सोनिफाइड किया गया है। सो इसीलिए यहाँ पर पोएटिक डिवाइस क्या हो जाएगी? या फिगर ऑफ स्पीच
पर्सोनिफिकेशन। क्या हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन। 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज डैट ओल्ड फेमिलियर एक रिफर टू। जो वर्ड है ओल्ड फेमिलियर एक, ये किस चीज़ को बताता है? तो आंसर है डैट ओल्ड फेमिलियर एक रिफर्स, ये बताता है टू द एजिंग एंड एल्ड सिकनेस ऑफ हर मदर, अपनी माता की अत्यधिक उम्र को, एंड एल्ड सिकनेस, बीमारी की वजह से जो उनके कमजोरी है उसके बारे में, ऑफ हर मदर, अपनी माता के। क्लियर? फिर दिया गया है, वाट डिड सी नोटिस इन द वर्ल्ड आउटसाइड, बाहर के संसार में वो क्या नोटिस करती हैं? तो द यंग ट्रीज ग्रोविंग आउटसाइड, पोइटेस देखती है कि यंग ट्रीज जो ग्रोविंग कर रहे हैं बाहर की तरफ, वेंट पास्ट, वो गुजर रहे हैं पास से, पास्ट का मतलब नियर, एज इफ दे वर स्प्रिंटिंग, ऐसा लगता जैसे वो दौड़ रहे हों। हैप्पी चिल्ड्रन, और जो हंसते हुए बच्चे हैं, वर कमिंग आउट, वो बाहर आ रहे हैं, ऑफ देयर होम्स, कहाँ? अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड द पोएट डू एट एयरपोर्ट, पोएट क्या करती है एयरपोर्ट पर? तो एट एयरपोर्ट द पोएट अगेन लुक्ड एट हर मदर स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे। 7 नंबर पर है, हाउ वाज द पोएट्स मदर कंपेयर्ड, पोएट की मदर को कैसे कंपेयर किया गया है? तो द पोएट्स मदर वाज लुकिंग वैन, पोएट की जो माता है वो दिखती हैं काफ़ी दुबली पतली, पीला सा उनका चेहरा है, सो सी वाज कंपेयर्ड, इसीलिए उनको कंपेयर किया गया है विद अ लेट विंटर्स मून, उस लेट विंटर के मून से कंपेयर किया गया है। अब इस पोयम से 2 स्टैंजा बन सकते थे, उनको डिफाइन करके बताया गया, डिस्क्राइब किया गया। अब जो सेकेंड पोयम है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, वहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंजा बनता है जो कि है, फार फार फ्रॉम गस्टी वेब्स से लेकर के फ्रॉम हिज डेस्क। क्लियर? तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, हु आर फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, कौन है दूर काफ़ी किससे? गस्टी वेव्स, जीवन की खुशियों या झोंकेदार लहरों से। तो जो झोंकेदार लहरें हैं, ये कहा गया है उन गरीब बच्चों के आनंद और खुशियों को, इसीलिए मेटाफर का यूज किया गया है यहाँ पर। तो चिल्ड्रन स्टडीइंग, बच्चे जो पढ़ रहे हैं, इन स्लम एलिमेंट्री स्कूल, स्लम एरिया के एलिमेंट्री स्कूल में, आर फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, यही लोग हैं कोसों दूर झोंकेदार लहरों अर्थात जीवन की खुशियों और आनंद से। सेकंड है, हाउ आर द आइज ऑफ पेपर सीमिंग बॉय, पेपर जैसा दिखने वाला जो बच्चा है उसकी आंखें कैसी हैं? तो द आइज ऑफ पेपर सीमिंग बॉय आर जस्ट लाइक ऑफ अ रैट ऑफ आइज, उसकी आंखें बिल्कुल एक चूहे की आंख की जैसी हैं। फिर दिया गया, लाइक द रूटलेस वीड्स, ये जो लाइन आएगी, लाइक द रूटलेस वीड्स हेयर टॉर्न ऑन देयर पैल्योर, तो इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है? तो कौन सी यहाँ पर लाइक वर्ड आ गया, सो इसीलिए पोएटिक डिवाइस क्या हो जाएगी? सिमिली हो जाएगी। फिर दिया गया, व्हाट इज मीन्ड बाई स्टंटेड, ये वर्ड है क्या? स्टंटेड, स्टंटेड का मतलब होता है अंडर डेवलप्ड अर्थात अविकसित या अल्प विकसित। तो दिया गया है कि व्हाट इज मीन्ड बाय वर्ड, इस वर्ड के द्वारा क्या मतलब है? जैसे स्टंटेड का मतलब अविकसित, दुर्भाग्यशाली एयर, उत्तराधिकारी है ट्विस्टेड बोन, मुड़ी हुई हड्डियों का, तो इसको हमें बताना है इसका मतलब क्या है। तो अनदर बॉय इन द क्लासरूम, वो लंबी लड़की के सिवाय एक और लड़का रहता है क्लासरूम में, हैज़ इनहेरिटेड, वो उत्तराधिकारी है, हिज फादर्स अर्थराइटिस, अपने पिता की अर्थराइटिस बीमारी का, ही हैज स्टंटेड, वह अविकसित ग्रोथ वाला है, एंड हिज बोन आर ट्विस्टेड, उसकी जो हड्डियां हैं वो क्या हैं? बोन्स आर ट्विस्टेड, वो मुड़ी हुई हैं। फिर है, वाई इज द हेड ऑफ द टॉल गर्ल वेट डाउन, वो जो लंबी सी लड़की है वो अपने सिर को क्यों झुका करके बैठी है? तो द हेड ऑफ द टॉल गर्ल इज वेट डाउन, वो जो लड़की है लंबी सी जिसका सिर झुका हुआ है, बाय द बर्डन ऑफ द वर्ड्स, किसकी वजह से? संसार के बोझ या समस्याओं की वजह से। सी फील्स डिप्रेस्ड, अपने आप को डिप्रेस्ड महसूस करती है, इल बीमार महसूस करती है, एंड एग्जॉस्टेड, और काफ़ी वो थकी हुई सी महसूस करती है। क्लियर?
इसी में यहाँ से जैसे ये जो दिया गया है ये 5 नंबर तक क्वेश्चंस हो गया। अब इधर 6 नंबर है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पेपर सीमिंग बॉय। जो पेपर सीमिंग बॉय है विद रेड्स आइज है जिसकी, उससे आप क्या समझते हो। तो इट मीन्ड डैट, इसका मतलब है कि द बॉय एक्सेप्शनली थिन, कि लड़का बहुत ही ज़्यादा दुबला पतला है, वीक है, एंड हंग्री, और बहुत ही भूखा है। फिर ये स्टेंजा कंप्लीट हुआ, फार फार फ्रॉम गस्टी वेब से लेकर के फ्रॉम हिज डेस्क। अब नेक्स्ट स्टेंजा है, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स। ये जो पोयम है ये है कीपिंग क्वाइट, जिसको लिखा है पैब्लो नेरूदा जी ने। तो वहाँ से आया था दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स से लेकर के डूइंग नथिंग तक। जिसमें पहला क्वेश्चन बनेगा, व्हाट सॉर्ट ऑफ वार्स आर मेंशन इन द अबव लाइंस। लाइनों में किस प्रकार के वार को मेंशन किया गया, दर्शाया गया है। तो आंसर है ग्रीन वार्स, वार्स विद पॉइजनस गैसेस, और वार जिसमें पॉइजनस गैसेस इंक्लूड हों, एंड वार्स विद फायर, और वह वार जिसमें आग हो, आर डिफरेंट काइंड ऑफ वार्स। यही विभिन्न प्रकार के वार्स हैं जिनको मेंशन किया गया है। सेकंड है, व्हाट काइंड ऑफ विक्ट्री विल इट बी, या किस प्रकार की विजय होगी हमारे लिए। तो इट विल बी अ विक्ट्री, यह कैसी विजय होगी, वेयर नो सर्वाइवर्स विल बी लेफ्ट, जहाँ पर कोई भी बचेगा नहीं, टू सेलिब्रेट इट, इसको सेलिब्रेट करने के लिए। सच अ विक्ट्री विल बी मीनिंगलेस, और ऐसी जो विक्ट्री है वो बिल्कुल मीनिंगलेस, अर्थहीन हो जाएगी। क्लियर। फिर दिया गया है, हाउ शुड द लवर्स ऑफ वार बिहेव, और कैसे बिहेव करना चाहिए युद्ध से प्रेम करने वाले लोगों को। तो दे शुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, इनको पहन लेना चाहिए क्लीन क्लॉथ्स। लिटरली मीनिंग क्लीन क्लॉथ का मतलब ये नहीं कि साफ कपड़े, कहने का मतलब है युद्ध छोड़ करके शांत प्रिय बन जाना चाहिए। तो दे शुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक विद देयर ब्रदर्स, इनको अपने भाइयों के साथ अर्थात समाज के लोगों के साथ रहना चाहिए, बैठना चाहिए। अंडर द ट्रीज, पेड़ों के नीचे। लीजरली, और अवकाश में डूइंग नथिंग, कुछ भी करना नहीं चाहिए। क्लियर। अब इसी में एक और स्टेंजा है, सॉरी, हाँ नेक्स्ट स्टेंजा है इसी में, परहैप्स द अर्थ कैन टीच से लेकर के क्वाइट एंड आई विल गो, ये दिया गया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन बनेगा, हु कैन टीच अस एंड व्हेन, कौन हमें सिखा सकता है और कब। तो द अर्थ कैन टीच अस, पृथ्वी हमें सिखा सकती है। व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब ऐसा लगता है कि सब कुछ अब बिल्कुल समाप्त हो गया है। सेकंड है, व्हाट वुड बी प्रूव्ड लेटर एंड हाउ, क्या बाद में प्रूव्ड होगा और कैसे। तो लेटर एवरीथिंग वुड बी प्रूव्ड अलाइव, बाद में सब कुछ प्रूव्ड हो जाएगा कि वो जीवित है। विद द हेल्प ऑफ द अर्थ, किसकी सहायता से, अर्थ या फिर नेचर की सहायता से। व्हाट डज द पोएट मीन टू अचीव बाई काउंटिंग अप टू 12, पोएट का क्या मतलब है प्राप्त करने के लिए जब वो काउंट करता है 12 तक। द पोएट वांट्स टू अचीव पीस, पोएट चाहता है प्राप्त करना शांति, बाई काउंटिंग अप टू 12, 12 गिन करके। ही वांट्स अस, वह चाहता है अस टू इंट्रोस्पेक्ट, इंट्रोस्पेक्ट मतलब हम स्वयं के बारे में जाने। इन अ मोमेंट, एक क्षण, ऑफ साइलेंस, शांति में, बिल्कुल चुप्पी में अपने आप को जाने। फिर 4 नंबर पर क्वेश्चन दिया गया है, अर्थ कैन टीच अस एवरीथिंग सीम्स डेड, पृथ्वी हमें सिखा सकती है सब कुछ जब सब कुछ लगे समाप्त हो गया है। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, तो भाई पृथ्वी सिखाएगी, सिखाने का कार्य कोई पर्सन करेगा, जबकि अर्थ कर रहा है, इसलिए पर्सोनिफाइड की गई है। तो पोएटिक डिवाइस हो जाएगी पर्सोनिफिकेशन। 5 नंबर पर दिया गया है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट का क्या महत्व है, कीपिंग क्वाइट का क्या महत्व है। तो आंसर बन जाएगा, कीपिंग क्वाइट डज नॉट मीन बेइंग आइडल, कीपिंग क्वाइट का मतलब ये नहीं कि आप आलस्य में रहें। इट मीन्स डैट, इसका मतलब यह है, वी शुड अवॉइड ऑल सच एक्टिविटीज़, हमें ऐसी एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना चाहिए विच आर हर्टिंग द नेचर, जो नेचर को हर्ट करें, एंड अस, और हमें हर्ट करें या नुकसान पहुंचाएं। 6 नंबर पर है, व्हाट रिमेन्स अलाइव, कौन सी चीज़ अलाइव रहती है, व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब ऐसा लगता है सब चीज़ डेड हो जाएगी। तो ओनली द अर्थ रिमेन्स अलाइव, केवल पृथ्वी अलाइव रहती है। व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब लगता है कि सब कुछ क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा।
इसके बाद में जो पोएम दी गई थी अ थिंग ऑफ ब्यूटी, वहाँ से स्टैंजा बनेगा कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर से लेकर के क्वाइट ब्रीदिंग तक। इसका जो पहला क्वेश्चन बन सकता है, हाउ इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, कैसे जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमेशा के लिए आनंद देने वाला है। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज द सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट जॉय, जो थिंग ऑफ ब्यूटी है एक स्रोत है लगातार आनंद का। इट्स ब्यूटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, और जो इसकी सुंदरता है वो बढ़ती ही जाती। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी भी नगण्य में नहीं जाती है। व्हाट काइंड ऑफ स्लीप डज इट प्रोवाइड, या किस प्रकार की स्लीप प्रोवाइड करता है, तो आंसर हो सकता है इट प्रोवाइड्स अस अ साउंड स्लीप, ये एक हमें अच्छी नींद देता है, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, जिसमें हम मधुर सपने देखते हैं, हेल्थ स्वास्थ्य देता है, एंड पीसफुल ब्रीदिंग, और जहाँ हम अच्छे से शांत प्रिय तरीके से सांसें ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट है विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज, किस फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है इस लाइन में। अ बावर क्वाइट फॉर अस, कि ये हमारे लिए एक बावर क्वाइट है। बावर का मतलब होता है सैडी प्लेस, तो ये बावर क्वाइट कहा गया है थिंग ऑफ ब्यूटी को, तो ये बन जाएगा मेटाफर। क्या बन जाएगा? मेटाफर, रूपक। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई बावर, बावर के द्वारा आप क्या समझते हो? तो अ बावर इज अ प्लीजेंट प्लेस, ये एक सुखद स्थान है, इन द शेड अंडर अ ट्री, जो कि पेड़ की छाया के नीचे होता है। इट प्रोटेक्ट्स पर्सन, ये प्रोटेक्ट करता है पर्सन्स को, एनिमल्स को, फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन, सूर्य की उन गर्म किरणों से बचाता है या उनको प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ बावर, क्लियर। इसके बाद में नेम द फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर में थिंग ऑफ ब्यूटी हमेशा आनंद देने वाली है, तो ये पोएटिक डिवाइस हो जाएगी दोस्तों, क्या मेटाफर हो जाएगा। अगला स्टेंज है देयर फॉर ऑन एवरी मारो से लेकर के इन स्पाइट ऑफ ऑल तक, इसी पोएम का। तो इसमें पहला क्वेश्चन है वाई आर वी डिस्पोंडेंस, हम क्यों जो है निराश रहते हैं। वी पजेस द एविल क्वालिटीज़, हमारे अंदर होती हैं कुछ गलत क्वालिटीज़ ऑफ मैलिस, दोषपूर्ण, एंड डिसपॉइंटमेंट, और निराशा भरी। वी सफ़र फ्रॉम द लैक ऑफ नोबल क्वालिटीज़, हम पीड़ित होते हैं, हमें अभाव होता है नोबल क्वालिटीज से, श्रेष्ठ विशेषताओं का। डैट्स वाई, इसीलिए वी फील डिसअपॉइंटमेंट या डिस्पॉन्डेंट, इसीलिए हम निराशा महसूस करते हैं। क्लियर। फिर दिया गया है वाट रिमूव द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, कौन सी चीज़ हटा देता है पर्दे को, दुख के पर्दे को हमारी आत्मा के ऊपर से या मन के ऊपर से। सम ब्यूटीफुल शेप्स, कुछ सुंदर चीज़ें, और थिंग ऑफ ब्यूटी या थिंग ऑफ ब्यूटी रिमूव्स, वो हटा देती है पर्दे को, ऑफ सैडनेस, दुख के पर्दे को। कहाँ से? हमारी अंधकारमयी हृदय से, या फिर सैड स्पिरिट, दुखी आत्मा या मन से उस पर्दे को हटा देती है। फिर दिया गया व्हाट आर वी डूइंग एवरी डे, हर दिन हम क्या करते हैं। तो वी आर वीविंग अ फ्लावरी रथ, हम हर दिन बनाते हैं एक गार्लैंड, फूलों की माला, टू बाइंड अस, ताकि हम जोड़े रख सकें अपने आप को, टू द ब्यूटीज ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सुंदरता से जोड़े रख सकें। व्हाट निगेटिविटीज सराउंड अस, कौन सी नकारात्मक चीज़ें हमको घेरे रहती हैं। तो उसमें दिया गया है डिस्पोंडेंस, निराशा, इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, मानवीय आचरण के अच्छे जो कमी है, अर्थात अच्छे आचरण की मानवीय कमी। ग्लूमी डेज, अवसाद भरे दिन। अनहेल्दी, अस्वास्थ्यकारी, अंधकारमयी रास्ते। आर सम ऑफ द निगेटिविटीज़, ये कुछ ऐसी नकारात्मकता होती हैं डेट सराउंड अस, जो हमको घेरे रहती हैं। इसके बाद में जो पोयम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, उससे स्टेंजा दिया गया है आंट जेनिफर्स फिंगर्स से लेकर के जेनिफर्स हैंड तक। इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज आंट जेनिफर्स डूइंग विद हर ऊल, आंट जेनिफर क्या कर रही हैं अपने ऊल के साथ, ऊन के साथ। आंट जेनिफर क्रिएटिंग ब्यूटीफुल इमेजेस, वो बना रही सुंदर इमेजेस ऑफ द टाइगर्स, टाइगर्स की इमेजेस बना रही हैं, ठीक है ना, विद हर ऊल, अपने ऊल के साथ में। फिर वाई डज सी फाइंड डिफ़िकल्ट, उन्हें डिफ़िकल्ट क्यों लगता है टू पुल, खींचना, हर आइवरी नीडल, उस नीडल को जो बनी हुई है हाथी के दांत से। तो सी फाउंड इट डिफ़िकल्ट, वो पाती इस चीज़ को बहुत कठिन, खींचने में बहुत कठिन पाती हैं।
हर एवरी नीडल, उस नीडल को, बिकॉज क्योंकि शी वॉज सो टेरराइज्ड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आतंकित हैं या डरी हुई हैं, एंड टॉर्चर्ड डैट, उन्हें टॉर्चर्ड किया गया है, सी वाज अनेबल टू कैरी, इसीलिए वो अनेबल हैं टू कैरी द वेट ऑफ द ऊल, कि वो ऊन के भी वेट को उठा नहीं सकती हैं या नहीं उसको कंटेन कर सकती हैं। क्लियर। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड, किस फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है इस लाइन में। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, की जो अंकल की वेडिंग बैंड है उसका वेट बहुत ज़्यादा है। तो इसमें हाइपरबली, जिसको आप हाइपरबोल पढ़ते हो, इसको रियल में प्रोनाउंसिएशन होता है हाइपरबली, तो हाइपरबली का यूज़ किया गया है। द वेट ऑफ वेडिंग, केवल आप इतना लिख देंगे, हाइपरबली का यूज़ किया गया है। क्लियर। फिर है नेक्स्ट, विद वाट वाज लाइंग हेवली वेयर, कौन सी चीज़ बैठ गई है बहुत भारी तरीके से और कहाँ पर। तो द वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल के जो वेडिंग बैंड का वेट है, वाज लाइंग हेवली, वो आकर के बैठ गया बहुत भारी तरीके से, ऑन हर हैंड, आंटी के हाथ पर। वाट वाज अपॉन आंट जेनिफर हैंड, आंट जेनिफर के हाथ पर क्या है, हाउ डिड इट सिट देयर, और वह वहाँ कैसे बैठ गया है। द, तो कह सकते हैं देर वॉज अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल का जो वेडिंग बैंड है, अपॉन ऑन जेनिफर हैंड, वो ऑन जेनिफर के हैंड पर आकर बैठ गया। इट वॉज हैवली देयर, और ये बहुत ही भारी तरीके से है। वाई आर फिंगर्स फ्लटरिंग, उनकी वाई आर हर फिंगर्स फ्लटरिंग, उनकी जो उंगलियां हैं वो क्यों फ्लटरिंग कर रही हैं, काँप रही हैं इधर से उधर। तो हर फिंगर्स, उनकी जो उंगलियां हैं, आर फ्लटरिंग, वो लड़खड़ा रही हैं या काँप रही हैं। एंड सी फाइंड्स, वो पाती हैं कि द एवरी नीडल हार्ड टू पुल, कि जो एवरी नीडल है वो भी खींचना बहुत ही कठिन है। एज सी इज़ नर्वस, जैसा कि वो उदास हैं, बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड की वजह से। दोस्तों 100% इन्हीं स्टैंजाज से क्वेश्चंस ऐसे ही आ जाएंगे, आप इनको बहुत अच्छे से लर्न कर लें, समझ लें, पेपर में 100% आपका मैच कर जाएगा। अब हम इसके पहले के वीडियो में जितने भी प्रोज से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे उनके बनाए गए हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसकी लिंक वहाँ पे आपको मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।